स्वागत है आपका अवेयर माई इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुमन सा। आज की पॉलिटी की क्लास में हम भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में जानने वाले हैं। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे बनाते हुए विभिन्न देशों के संविधानों को खंगाला और उनकी अच्छी अच्छी बातों को अपने संविधान में शामिल किया है। तो आखिर कौन से प्रावधान किस देश से लिए गए हैं, ये आज का जानने का विषय है। तो हम लोग आइए इसे शुरू करते हैं। ब्रिटेन ब्रिटेन ने भारत में काफ़ी लंबे अवधि तक शासन किया है और हमारे संविधान में बहुत सी विशेषताएं ब्रिटेन से गृहीत की गई है, जिसमें सबसे पहले है संसदीय शासन पद्धति। शासन पद्धति दो तरह की होती है, एक होता है अध्यक्षीय और दूसरा संसदीय। संसदीय शासन पद्धति में प्रधानमंत्री वाली सरकार होती है, जबकि अध्यक्षीय शासन पद्धति में राष्ट्रपति वाली सरकार बनाई जाती है। तो भारत ने ब्रिटेन की तर्ज पर संसदीय शासन व्यवस्था अपनाया है। आपको बता दें, अमेरिका में अध्यक्षीय शासन पद्धति है, जहां राष्ट्रपति ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इसके बारे में अगली क्लास में भी हम चर्चा करेंगे शासन पद्धति के बारे में। और हमने ब्रिटेन से लिया है विधि का शासन। भारत में किसी भी तरीके के अनुसार शासन चलाने के लिए वो विधि के अनुसार ही चलाए जाएंगे। इसके अलावा कैबिनेट सिस्टम यानी मंत्रिमंडलीय प्रणाली, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। जैसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली एक मंत्रिमंडल होगी और वो मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति कार्य करते हैं। तो ये सिस्टम हमने ब्रिटेन से लिया है। एकल नागरिकता, भारत में राज्य और केंद्र के लिए या भारत के लिए अलग अलग नागरिकता की जरूरत नहीं है, बल्कि एक ही नागरिकता केंद्र और राज्य दोनों के लिए होती है। इस एकल नागरिकता को भी हमने ब्रिटेन से सीखा है। फिर द्विसदनीय प्रणाली, भारत में राज्यसभा और लोकसभा दो सदन है संसद में। ये द्विसदनीय प्रणाली हमने ब्रिटेन से सीखा है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, प्रधायी प्रक्रिया, किसी प्रकार से कोई कानून कैसे बनाए जाएंगे वो संसद में पास होने के बाद फिर राष्ट्रपति की सहमति के बाद बनाई जाएगी। इस विधायी प्रक्रिया को हमने ब्रिटेन से सीखा है। संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार का अर्थ है संसद सदस्यों के पास जो विशेष तरह के विशेषाधिकार हैं। इसी तरीके से परमाधिकार लेख, ये भी ब्रिटेन से हमने लिया है। तो ब्रिटेन से हमने काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ों को सीखा है, इसको आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करना है। फिर है अमेरिका। हमारे संविधान पर ब्रिटेन के बाद सर्वाधिक प्रभाव अमेरिकी संविधान का है और हमने वहाँ से उद्देशिका जो प्रियम्बल है इसे सीखा है, प्रस्तावना को। फिर जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनर्विलोकन, किसी भी कानून को न्यायिक रूप से उसे व्याख्या करने की या न्याय वो सही है कि नहीं इसे देखने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट की, तो ये भी हमने अमेरिका से सीखा है। फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भारत में कोर्ट बिल्कुल स्वतंत्र है, उस पर किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये भी हमने अमेरिका से सीखा है। फंडामेंटल राइट, सर्वाधिक महत्वपूर्ण, भाग 3 में इसकी चर्चा है, आप पढ़ चुके हैं। यह मूल अधिकार भी अमेरिकी संविधान से गृहीत है। उपराष्ट्रपति का पद यानी वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है, ये भी हमने अमेरिका से सीखा है। साथ ही साथ प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट यानी प्रेसिडेंट को हटाए जाने का महाभियोग, ये भी हमने अमेरिका के संविधान से गृहीत किया है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने का उपबंध भी हमने अमेरिकी संविधान से ही लिया है। आयरलैंड के संविधान से हमने डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व को सीखा है। डीपीएसपी वही है जिसमें संविधान सरकार को कुछ निर्देश देता है जो यह काम आपको करना है। यह कल्याणकारी राज्य की ओर बढ़ता हुआ एक कदम भी है। तो इस नीति निर्देशक तत्व को भी हमने आयरलैंड से ग्रहण किया है। इसके अलावा राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है, इलेक्शन का प्रोसीजर है, इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ये भी हमने आयरलैंड से सीखा है। ध्यान देंगे, यहाँ सदस्यों का नॉमिनेशन जो है, नामांकन है, ये आयरलैंड से सीखा गया है। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अगर प्रश्न आए तो ये हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से सीखा है। इस बात को भी आगे हम लोग देखेंगे। कनाडा, कनाडा अपने आप में मजबूत केंद्र के लिए जाना जाता है। तो हमारे भारत में एक केंद्र की मजबूती को लेकर विशेष प्रयास किया गया है। जैसे राज्यों को केंद्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं है, संघ से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। साथ ही साथ राज्य और केंद्र के बीच केंद्र को ज़्यादा वरीयता दी गई है। तो सशक्त केंद्र हमेशा कनाडा से हमने विशेष रूप से सीखा है
और सशक्त केंद्र के साथ जो संघीय व्यवस्था है, जिसे कोशी फेडरल यानी अर्ध संघीय व्यवस्था कहा जाता है, ये हमने कनाडा से सीखा है। इसके तत्व के रूप में राज्यपालों की नियुक्ति, ये भी हमने कनाडा से सीखा है। और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, ये भी हमने कनाडा से सीखा है। यानी सुप्रीम कोर्ट से कभी भी राष्ट्रपति सलाह मांग सकते हैं, ये भी कनाडा की देन है। इसके बाद अपशिष्ट शक्तियों को केंद्र में निहित होना, जो बची खुची शक्तियां हैं जिसकी चर्चा नहीं की गई है, वो भी शक्तियां केंद्र को प्रदान की गई है। यहाँ पे क्या आप बता सकते हैं कि संविधान के किस अनुसूची में राज्य और केंद्र के विषयों का बंटवारा किया गया है? तो इसे कमेंट में जरा बताइए, किस अनुसूची के अंतर्गत बंटवारा किया गया है? ये हमने पिछली क्लास में आपसे चर्चा किया है। फिर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की चर्चा की गई है। संविधान में ऐसा प्रावधान है कि किसी भी कानून के पास होने के लिए संसद के दोनों सदनों से पास होना चाहिए। अगर उसमें किसी गतिरोध की स्थिति आती है और यदि वो संविधान संशोधन विधेयक नहीं है, तो उसे संयुक्त बैठक के दरमियान यानी दोनों सदनों की एक साथ बैठक करके भी पास कराया जा सकता है। इसके अलावा प्रियम्बल का जो लैंग्वेज है, भाषा है, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता है, जो भाग 13 में वर्णित है। समवर्ती सूची की व्यवस्था, कंकरेंट लिस्ट, जो अनुसूची 7 में समवर्ती सूची आपको मिलता है, इनकी व्यवस्था भी हमने ऑस्ट्रेलिया से सीखा है। ये समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को ग्रहण किया है, जबकि संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। इसके अलावा हमने कहा था राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नामांकन आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जबकि निर्वाचन दक्षिण अफ्रीकी संविधान से गृहीत है। पूर्व सोवियत संघ से हमने मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय का आदर्श लिया है। आपको बता दें, मूल कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था और ये संविधान का नया भाग 4A के रूप में अपनाया गया था। तो ये हमने पूर्व सोवियत संघ से अपनाया है। फ्रांस से हमने प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता जैसे शब्द जोड़े, बंधुता का आदर्श लिया है। साथ ही साथ रिपब्लिक नेशन यानी गणराज्य की अवधारणा को भी हमने यहाँ पे लिया है। जर्मनी की से हमने आपातकालीन शक्तियाँ और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन होना शामिल किया है। आपको बता दें, मूल अधिकार में 20 और 21 कभी समाप्त नहीं होते हैं। बाकी मूल अधिकार को आपातकाल के दौरान समाप्त किया जा सकता है। इस मूल अधिकार के चैप्टर में हम लोग इसे और भी समझेंगे। तो ये हमने जर्मनी से लिया है। इस तरीके से कुछ प्रमुख बातें हैं, कुछ जो हमने विभिन्न देशों के संविधान से लिया है। इससे काफ़ी प्रश्न बनते हैं, इसे अच्छी तरीके से आपको याद कर लेना है। चलिए, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।